Hello student. In previous video we have already discussed upon components of your computer system. Components of computer system is input unit, output unit, and CPU, central processing unit, and another one is storage unit. We have already discussed upon input unit and output unit. Today we will discuss upon CPU and processing unit. Central processing unit means processing unit, and another unit is the storage unit. So now let us discuss upon CPU. What is the CPU? What is the role of CPU in your computer system? देखिए कंप्यूटर सीपीयू क्या है? सीपीयू को हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स ये हो गया कि जहाँ से जितने भी तरीके के कंप्यूटर सिस्टम को जो भी काम दिए जाते हैं करने के लिए, उस काम को कौन करता है? उस काम को जो आपका करता है वो आपका सीपीयू करता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसीलिए इसको कहा गया है कि जितने भी प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी जो काम होते हैं वो आपका कौन होता है? सीपीयू होता है. तो आप ये कह सकते हो कि सीपीयू जो होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है? वो बॉस होता है. बॉस मतलब सीपीयू अपने आप कोई काम नहीं करता है. सीपीयू क्या करता है कि उसके पास जो है बहुत सारे और भी उनके कंपोनेंट्स होते हैं, उनके सब यूनिट होते हैं, उनसे वो कह के अपना काम करवाता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि आपका जो सेंट्रल यानी सीपीयू जो है वो आपके प्रोसेसिंग यूनिट है. यानी जितने भी तरीके के जो टास्क है, जो एक्टिविटीज है, उन सब चीजों को वो क्या करता है? वो परफॉर्म करता है. ठीक है, और एक्चुअली इसको आप लोग ये भी आप कह सकते हो कि एक तरीके का क्या होता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम का ये ब्रेन होता है. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कुछ अगर लिखना चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीपीयू. सीपीयू मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अगर इसका आपको लिखना है तो आप इसको कह सकते हो इट इज ऑल्सो नॉन एज processor. Also known as processor. It is the brain of the computer system. It is the brain of the computer system because it control and processing, because it's control and processing all the components. अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों ने जैसे नाम सुना होगा इंटेल 3i, इंटेल का आप लोगों ने नाम सुना होगा 5i, AMD. ये आपके क्या है? आपके प्रोसेसर है. यानी कि आप लोगों ने प्रोसेसर मीन्स ये होता है कि जो आपके जितने भी जो टास्क होते हैं, जो इसको आप लोग क्या कह सकते हो? इट इज ऑल्सो नॉन एज द प्रोसेसर. इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग द ऑल द कंपोनेंट्स. ठीक, जैसे कि आपका इंटेल 3i और आपका इंटेल 5i, 7i, AMD, इस तरीके का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि ये आपके क्या होते हैं? ये सीपीयू होते हैं. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे सीपीयू के बारे में अगर बात करें, it has mainly three components. First ALU, second CU, and third register. Third one is the register.
अब देखिए कहीं कहीं ये कहा जाता है कि आपका जो सीपीयू है, तो सीपीयू क्या होता है, वो कहीं कहीं आपको 2 यूनिट बताया गया होगा। एक बताया गया होगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक आपको बताया गया होगा कंट्रोल यूनिट। अब बाकी सीपीयू जो है लगातार जो है आपके मेमोरी के कांटेक्ट में लगा रहता है। जो भी उसकी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो रैम होती है, सीपीयू डायरेक्ट क्या करता है, उसके कांटेक्ट में लगा रहता है। लेकिन अगर आप कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये चीज भी कहते हैं कि जो है इसके जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट में एक तो आपका हो गया एएलयू, एएलयू का मतलब हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा आपका क्या हो गया सीयू, सीयू का मतलब क्या हो गया कंट्रोल यूनिट। और एक आपके रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर भी कुछ नहीं होते हैं, ये सीपीयू के साथ अटैच होते हैं, यानी सीपीयू के साथ ये लगे हुए आते हैं। जो कि ये आपका क्या होता है कि छोटे ज्यादा ये भी एक स्टोरेज का ही काम करता है। लेकिन ये स्टोरेज, इसमें डाटा वही स्टोरेज होता है जो करंटली जो हम कोई भी चीज जो प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान जो भी हमारा टेम्पररी जो रिजल्ट आता है या जो इंस्ट्रक्शन आता है, तो ये छोटे छोटे जो रजिस्टर्स होते हैं 8 बिट के, 32 बिट्स के, 64 बिट्स के, वो वहां पे ये क्या करता है कि इसको ये स्टोर करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सीपीयू के एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि एएलयू का क्या है, सीयू क्या है और रजिस्टर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हटा दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एएलयू। एएलयू एएलयू इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब ये हो गया कि जितने भी तरीके के अर्थमेटिकल, जितने भी तरीके के मैथमेटिकल और जितने भी कंपैरिजन या लॉजिकल, जितने भी जो ऑपरेशन होते हैं, वो सारा ऑपरेशन किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, एएलयू के थ्रू। यानी कि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को में जो भी आपका जो भी एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, उन सारे स्टेटमेंट को हमारा कौन एग्जीक्यूट करता है, एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि आपको एक चीज जो है आप ये समझ लीजिए कि सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो है, लेकिन सीपीयू जो है वो 3 चीजों से मिलके बना होता है। एक आपका एएलयू होता है, एक आपका सीयू होता है और एक आपका रजिस्टर होता है। जो एएलयू होता है वो क्या करता है कि जितने भी तरीके के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, वो सारा कौन परफॉर्म करता है, एएलयू। जिसे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट परफॉर्म्स एनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं, बाकी इसके अलावा भी ये अपना काम करता है। एंड लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेशन। जैसे आप लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी कि जितने भी तरीके के जो आपके वो होते हैं, जितने भी तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन होता है। अब जैसे कि क्या है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया 4+4, तो ये क्या होगा, आपके मेमोरी में जाएगा 4+4, और ये 4+4 सीधे आपका कहाँ पे आएगा, एएलयू में आएगा। एएलयू इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके आपका रिजल्ट आपका किसमें यहाँ पे दे देगा, आपका वापस जो है ये जो है आपका मेमोरी में आपका दे देगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे कहा 4 ग्रेटर देन 5,
अब यहाँ पे गया, इसको इसने इसने यहाँ पे परफॉर्म किया, तो यहाँ पे जितने भी तरीके के कंपैरिजन ऑपरेशन होते हैं तो उसका उसका सिर्फ दो ही रिजल्ट होगा, जैसे 4 ग्रेटर देन 5, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है वापस यहाँ पे, यानी कंपैरिजन यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जितने भी तरीके के कंपैरिजन ऑपरेशन होते हैं तो जितने भी जो ये ऑपरेशन होंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे वही चीज, ये चीज बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ये चीज आप लिख सकते हो कि जो भी इंटरनल जो भी ये काम करता है, तो ये जो आपका जो एलयू जो होता है, जितने भी तरीके के कंपैरिजन ऑपरेशन होते हैं तो उसमें वो रिजल्ट देगा आइदर 0 या 1, यानी 0 या 1 में से ही कोई एक रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते हो, इट्स gives decision power to our computer system। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये जो डिसीजन मेकिंग यानी किसी भी तरीके का डिसीजन लेना हो तो उस केस में जो है एक तरीके से वो एक दिमाग देता, माइंड देता है कि जो है आपको डिसीजन लेके आपको क्या करना है। तो वो इस तरीके से आपका गिव द डिसीजन पावर टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपका पूरा एलयू। बाकी ये चीजें आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में सब पढ़ा होगा, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, लेकिन एक्चुअली आपके कोर्स में ये थोड़ा सा इसको थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ा गया है। तो हम भी जो है थोड़ा आपको इसके बारे में बताया जा रहा है कि एलयू क्या होता है, सीयू वगैरह क्या होता है। इट्स क्लियर। अब आगे आ जाइए। क्लियर। अब हम अगला यूनिट जो है सीयू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एक तरीके से आपका मैनेजर होता है, या इसको आप सुपरवाइजर भी कह सकते हो, सुपरवाइजर भी कह सकते हो। ये जो है गाइड भी करता है। ठीक है। तो एक तरीके से हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होता है, आप इसके बारे में समझिए। कंप्यूटर जो होता है वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम अगर किसी भी टास्क को अगर एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उस टास्क को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसको गाइड करना, उसको सुपरवाइज करना, वो काम किसका होता है, आपका कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट वो देखता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, इनपुट कहाँ से लेना है, डाटा कहाँ से लेना है, जितने भी तरीके की जो कंट्रोलिंग होती है वो पूरा कंट्रोल आपका कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। यानी कि क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट टू कंट्रोल या मैनेज द ऑल द एक्टिविटीज विच परफॉर्म बाय योर कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जितने भी तरीके के जो एक्टिविटीज होती है उसको ये मैनेज करता है, उसको ये सुपरवाइज करता है, ये गाइड करता है। तो इसको आप लिख सकते हो, इट्स मैनेजेस ऑल द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हो, it's also control and guided the other components. Example, input, output, storage यूनिट। ये एक तरीके से आपका सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, जो भी कंप्यूटर करंटली जिस टास्क को
आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। उस टास्क से रिलेटेड जितने भी तरीके के जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना किसका काम होता है? आपका सीयू। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखा जाए तो जैसे कि हम लोगों को कंट्रोल कौन करता है? हम लोगों को कंट्रोल हम लोग के गार्जियन करते हैं, स्कूल के टीचर भी नहीं करते हैं। वो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमको कंट्रोल करते हैं, और उनको कंट्रोल मतलब कि हमको सुपरवाइज करते हैं, वॉच करते हैं, मैनेजिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हम जो उनका एक एम है, उनका जो एक गोल है, या आप लोगों का जो एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सेट कर रखा है कि मुझे लाइफ में ये चीज करनी है या ये चीज हमको अचीव करनी है, तो वो सही तरीके से अचीव हो, उसके लिए हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि हमारे ऊपर कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल मीन्स यहाँ पे ये चीज हो गया कि आप जो है किसी गलत डायरेक्शन में न जाए, अदरवाइज जो भी एम है वो या जो भी टास्क है वो पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो एक तरीके से सुपरवाइजर होता है, यानी कि वो सुपरवाइज करता है जो भी हमारा करेंटली जो करंट में जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। इट्स क्लियर? तो जितने भी यूनिट है सबको ये कंट्रोल करेगा। अब आगे आ जाइए। अगला जो है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर इसको आप कह सकते हो इट इज द पार्ट ऑफ CPU, it's hold the data and instruction for temporary basis। यानी कि जो भी हम लोग एक तरीके से क्या होता है कि जो भी हमने रिजल्ट जो है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई कहा कि 5 + 6 - 2, तो अब ये क्या करेगा? 5 + 6 पहले एग्जीक्यूट होगा, तो इसका जो इंटरमीडिएट या जो भी टेम्पररी रिजल्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपके रजिस्टर में चला जाएगा। फिर उसके बाद से 11 - 2, तो ये क्या हो गया? 9 हो गया, और उसके बाद से इसको जहाँ कहा गया होगा आउटपुट यूनिट पे, स्टोरेज यूनिट पे, वहां पे इसको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी ये जो होता है ये आपका टेम्पररी बेस होता है। टेम्पररी बेस का मतलब ये हो गया कि जो भी करंटली जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उस एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी हमारा जो डाटा है या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे क्या करता है? इसको ये स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स length depends upon। देखिए इसको हम बताने से पहले ये चीज बता दें कि ये कितने बिट का रजिस्टर होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर जो है कितने बिट का है, 16 बिट का है कि 32 बिट का है कि यहाँ पे कितने बिट का है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन बिट्स और स्टोरेज ऑफ 32 या 64 बिट्स, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये 32 बिट्स का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, आपका 64 बिट का भी हो सकता है, 128 बिट्स का भी हो सकता है। तो ये जो रजिस्टर होते हैं ये आपके छोटे छोटे मेमोरी के स्मॉलेस्ट स्टोरेज सेल होते हैं। ये स्मॉलेस्ट जो है स्टोरेज सेल होते हैं जो आपके सीपीयू जो आपका काम कर रहा होता है, यानी काम एएलयू कर रहा है, तो एएलयू जो काम कर रहा होता है उस काम करने के दौरान उसको एक बहुत
फास्ट मेमोरी की जरूरत होती, ताकि वहां पे अपने टेम्पररी रिजल्ट को या डाटा को वो होल्ड कर सके कुछ समय के लिए। तो उसके लिए वो क्या यूज करता है, वो रजिस्टर करता है। रजिस्टर इसलिए करता है जिससे कि जो है हमारा जो है मेमोरी एक्सेस जो टाइम होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जल्दी जल्दी हमें डाटा वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपके जो 3 पार्ट थे, ये ALU और CU और रजिस्टर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अगला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज या मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टोरेज, या इसको आप लोग क्या कह सकते हो, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज या मेमोरी यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे स्टोरेज और मेमोरी यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे बता देते हैं कि 2 तरीके की मेमोरी होती है। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक आपकी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इस प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को आप लोग जो है इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इंटरनल मेमोरी। ये वो मेमोरी होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ लग के आता है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट ये CPU के कांटेक्ट में होता है। और ये एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो है लार्ज अमाउंट में डाटा होता है, सॉफ्टवेयर होती है, फाइल होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सबको स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम में अलग से लगाते हैं। तो ऐसे स्टोरेज, वैसी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको जो है समझने से पहले अब यहाँ पे ये चीज समझना है। तो यहाँ तो ये चीज तो समझ में आ गई, तो अब हम इसको 1 बाय 1 बताएंगे। लेकिन एक जो है दूसरी चीजें जो आपको पता होगा कि जैसे कि स्टोरेज यूनिट क्या होते हैं। स्टोरेज यूनिट होते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, 8 बिट के भी हो सकते हैं, 16 बिट के भी हो सकते हैं, 32 बिट्स के भी हो सकते हैं, 64 बिट्स के भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब जो भी मेमोरी अगर हम लोग लेते हैं तो मेमोरी का एक अपना क्या होता है, मेमोरी मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ, पहले हम इसको बता देते हैं, यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला आता है बिट। इसमें सबसे पहला क्या आता है, बिट। तो बिट को हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइट, यानी कि जो बाइट होता है उस बाइट का जो छोटा सा जो पार्ट होता है 0 या 1, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिट। इसीलिए इसको कहा गया है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिट, यानी कि 0 या 1। इसको आप लोग कह सकते हो बाइनरी डिजिट। इसको आप लोग क्या कह सकते हो, बाइनरी डिजिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये बाइट क्या होता है, ठीक है। बाइट मीन्स यहाँ पे ये होता है कि किसी भी एक अल्फाबेट को, किसी भी एक स्पेशल सिंबल को, या किसी भी एक चीज को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में 1 बाइट की जरूरत होती है। और वो एक जो बाइट जो होता है तो वो 8 बिट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, यानी कि 8 बिट जो है आपका, जो 8 बिट होता है वो 8 बिट जो होता है वो आपके कितने होते हैं, 1 बाइट के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 1024 बाइट्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जैसे पढ़ते हैं ना कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम,
या 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। इसी तरीके से यहाँ पे 1000 नहीं होता, 1000 से थोड़ा सा ज्यादा होता, वो क्या होता 1024 बाइट्स को हम लोग कहते हैं 1 किलो बाइट। हम लोग क्या कहते हैं इसको 1 किलो बाइट। ठीक है, अब इसी तरीके से 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, यानी कि एमबी। एमबी मतलब होता है मेगा बाइट। ठीक, उसी तरीके से 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। जीबी, जीबी मीन्स होता है गीगाबाइट। जीबी मीन्स क्या होता है गीगाबाइट। ठीक है, उसी तरीके से 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टीबी। 1 टीबी मतलब टेराबाइट। क्या होता है टेराबाइट, यानी कि 1024 जीबी इक्वल टू क्या होगा आपका 1 टीबी। आपका क्या होगा ये 1 टीबी होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से और भी अगर आपको यहाँ पे अगर देखना है तो और भी आपके जो है अलग अलग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे कि अगर और आगे बढ़ना है तो 1024 टीबी इक्वल टू 1 पीबी। पीबी मीन्स होता है पेटाबाइट। पीबी का मतलब क्या होता है पेटाबाइट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेटाबाइट। तो ये आपके क्या होते हैं कि इसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी है, आपके मेमोरी के स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह या कुछ भी खरीदते हो या सीपीयू वगैरह खरीदते हो, तो सीपीयू खरीदने में एक जो है सीपीयू का किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को खरीदने के लिए जब हम लोग ये देखते हैं कि वो उसमें कौन सा सीपीयू है, तो साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि उसकी जो मेमोरी है, मेमोरी चाहे वो आपका इंटरनल मेमोरी हो चाहे वो एक्सटर्नल मेमोरी है, तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, उसमें हम लोग जो है कितना हम लोग डाटा उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी को कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे, कैसे हम उसकी कैपेसिटी वगैरह निकालते हैं, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया ताकि जो है आप लोग को कोई डाउट ना हो, क्योंकि आप लोग को अभी हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी बताएंगे। तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी कितनी साइज होती है, क्या होती है, कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, अलग अलग स्टोरेज का वेरिएशन क्यों आता है। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, इसकी बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है 2 तरीके का होता है। एक आपका होता है रैम, एक आपका होता है रोम। एक आपका रैम होगा और एक आपका क्या होगा रोम होगा। इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। यानी कि आपके जो है कंप्यूटर सिस्टम में 2 तरीके की मेमोरी होती है, मतलब मेन मेमोरी आपकी 2 तरीके की होती है, जिसमें एक आपका रैम होता है और एक आपका क्या होता है रोम होता है। यानी कि रैम और रोम आपका होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको हम लोग क्या कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट यहाँ लिख दें, इट इज द वोलेटाइल मेमोरी। इट इज द वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे लिख देते हैं इट इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसके बारे में हम यहाँ पे बता दें
कि वोलाटाइल मेमोरी, वैसे मेमोरी को, ये एक्चुअली क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी होती है और ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी का मतलब ये हो गया कि रैम में आपका कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन तभी तक है जब तक आप उस कंप्यूटर सिस्टम, जब तक आप उस प्रोग्राम पे या पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। जैसे उस सॉफ्टवेयर को आप क्लोज कर देंगे तो वहां पे उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आपका डाटा होगा इरेज हो जाएगा। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही आपका पावर सप्लाई ऑफ होगा, किसी भी कारण से आपका कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाता है, तो रैम के अंदर जो भी आपका जो डाटा वगैरह जो भी आपका स्टोर किया गया है वो आपका हट जाएगा। इसीलिए ये वोलेटाइल नेचर का होता है, यानी कि इसमें जो डाटा जो होता है वो टेम्पररी होता है, तभी तक एक्टिव रहता है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है। जैसे ही ये कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होगा तो रैम का सारा डाटा हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब यहाँ पे हो गया कि इसके अंदर जो भी मेमोरी आपका जो दिया गया, इस मेमोरी को जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, जो भी इसके अंदर जो डाटा है उसको सिर्फ खाली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको आप खाली वो कर सकते हैं, सिर्फ खाली रीड कर सकते हैं, इसको आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज क्या है, इट इज द फास्ट एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिख दो, इट इज द स्लो एंड नॉन एक्सपेंसिव। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जो रैम होता है रोम के कंपेयर में फास्ट में होता है, यानी कि इसमें जो है इस मेमोरी में बहुत जल्दी डाटा जो है आता जाता रहता है। ठीक है, इसीलिए ये फास्ट होता है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव आता है, ये थोड़ा कॉस्टली आता है। ठीक है, और जो रोम होता है सिर्फ खाली रीड करने के लिए होता है, वो भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका जो सीपीयू है वही उसको ये रीड करता है, इसीलिए ये स्लो होता है और इसको हम क्या होता है, ये आपका नॉन एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वी रीड, वी कैन read and write the data. We can only read the data. We can only read the data, यानी कि यहाँ पे ये चीज कहा गया कि we can read and write the data, यानी कि आप इसको रीड भी, मतलब कि आपके रैम से जो है आप जो है डाटा को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। लेकिन रोम में जो होता है सिर्फ और सिर्फ खाली आप खाली रीड कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप जो है राइट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रैम, और ये आपका हो गया रोम। ये परमानेंट मेमोरी, ये टेम्पररी मेमोरी, इसमें आप रीड राइट दोनों कर सकते हो, इसको सिर्फ खाली आप रीड कर सकते हो। इसलिए ठीक, अब हम आपको रैम का वेरिएशन बता रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका जो रैम है, यानी कि जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी हम लोग कहते हैं, रैम को भी इसमें जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा डायनेमिक रैम, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी रैम हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो जो एस रैम जो होता है वो वही एक ऐसी मेमोरी है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जरूरत होती है, यानी कि जबकि डायनेमिक रैम की उतनी जरूरत ठीक है। तो रैम के यहाँ पे दो पार्ट है, एक आपका होता है एस रैम, एक आपका होता है डी रैम।
यानी कि इसको हम लोग स्टैटिक रैम कहते हैं, रैम कहते हैं। इसको हम लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, तो ये देखिए SRAM जो होता है फास्ट एंड एक्सपेंसिव, ये आपका क्या होता है स्लो एंड यानी कि ये फास्ट होता है और ये आपका स्लो होता है। फास्ट होने के कारण ये थोड़ा महंगा आता है और ये जो है आपका उतना महंगा नहीं आता है। नॉन की जगह पे आप यहाँ पे इन भी दे सकते हो, इनएक्सपेंसिव। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, यही जो है जो रैम की जरूरत होती है, यानी कि इसी यही जो है आपका एक तरीके से प्राइमरी होता है। ये आपका क्या होता है, प्राइमरी होता है। प्राइमरी का मतलब यहाँ पे ये चीज होता है जो कि हर काम करने के लिए इसको यहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो होता है ये स्पेशलाइज एप्लीकेशन में यूज होता है, मतलब कि हर तरीके के एप्लीकेशन में डी रैम को यूज नहीं किया जाता। जो कुछ स्पेशलाइज एप्लीकेशन होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड और भी जो भी होता है उसके लिए। ठीक है, और ये आपका बता देते हैं ये आपका फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। किसका बना होता है, फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। जबकि ये आपका क्या बना होता है, ट्रांजिस्टर का बना होता है। ये किसका, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का बना होता है, कैपेसिटर का बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज कहा जाता है कि ये आपका स्टैटिक रैम है और ये आपका डायनेमिक रैम है। लेकिन हमारे जो मेन चीज जो हमको प्राइमरी मेमोरी में जो जरूरत होती है वो SRAM की जरूरत होती है और डी रैम की जरूरत हमें कुछ स्पेशलाइज जो एडवांस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं उसी के लिए यूज होते हैं, जिसको हम लोग ये जो है ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर का बना होता है। जबकि ये आपका फ्लिप फ्लॉप का बना होता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये होता है, डायनेमिक का मतलब होता है ये हमेशा चार्ज रहता है। चार्ज का मतलब ये होता है कि इसको हमेशा बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, जबकि SRAM को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया SRAM और DRAM। ठीक है, अब आगे आपको बता रहे हैं रोम के बारे में। रोम जिसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम को भी क्या किया गया है कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। जैसे आप लोगों ने नाम सुना बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम सिस्टम तो क्लोज कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब हम सिस्टम जब ऑन करते हैं तो डेट और टाइम हमारा क्या होता है वो बताता है। क्योंकि जो है आपके ये जो बायोस की जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, आपकी रोम की। रोम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारा प्रोग्राम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके मेमोरी स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारा किसके पास होता है, रोम के पास होता है, जो कि ये पूरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसका वेरिएशन देखें तो एक आपका होता है पी रोम, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये चीज होता है कि ये ऐसा मेमोरी होता है कि आप जो है इसमें एक बार में जैसे कि जो भी प्रोग्राम करके इस रोम में डाल दिया गया है, और अगर आप चाहते हो कि जो है इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो सिर्फ एक ही बार होगा, यानी कि वन टाइम प्रोग्राम, यानी कि वन टाइम प्रोग्राम, यानी कि आप सिर्फ एक ही बार इस पे कर सकते हो, इसको बार बार आप नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहा गया है पी रोम। पी रोम का मतलब क्या, प्रोग्रामेबल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है
दूसरा आपका जो मेमोरी इसी में आता है इसको हम लोग कहते हैं ईपी रोम। क्या कहते हैं? ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगर इस मेमोरी के बारे में हम आपको बताएं तो यहाँ पे ये चीज हाँ, इरेजेबल होता है इसको, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इरेजेबल होता है, यानी इरेजेबल का मतलब यहाँ पे ये चीज होता है कि इसमें अगर इस टाइप का अगर आपका रोम है तो ये कहता है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट अगर आपको अपडेट करना है या चेंज करना है या इरेज करना है या डिलीट करना है तो इसके लिए ये जो है अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन का यूज किया जाता है। यूवी रेडिएशन के थ्रू इसके अंदर जो भी डाटा दिया गया है वो आप कर सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकन प्रोसेस है। टाइम टेकन का मतलब ये हो गया कि किसी भी इसको जब अल्ट्रा वायलेट से रेडिएशन के थ्रू जब इसके अंदर के कंटेंट्स को अगर हम इरेज करते हैं तो कम से कम उसको इरेज करने में ये आप मान के चलो 15 से 20 मिनट इसको लगता है इसको डिलीट करने में, ठीक है। और ये जो है फुल्ली डिलीट करेगा, इरेज करेगा, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ सेलेक्टिव पार्ट नहीं करेगा, ये फुल्ली करेगा। तो देखिए सिंपल सी चीज है, आप इसको बुक से भी देख के आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आपका क्या हो गया, इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखोगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू करते हैं इरेज, ये टाइम टेकन होता है और ये फुल्ली करता है, यानी कि आधा नहीं करेगा, ये पूरा करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा आ गया, अब ये है ईईपी रोम, ईईपी रोम जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रिकली, यानी कि जो है इलेक्ट्रिकली जो है आप लोग करते हैं। और फिर आगे वही लिख देगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा अगर आपको करना है तो इलेक्ट्रिक के द्वारा करते हैं, फास्ट होता है। और जो सेलेक्टेड पोर्शन को भी अगर आप चाहे तो सेलेक्टेड भी आपका जो है डिलीट हो जाता है। यानी सेलेक्टेड का मतलब हो गया कि कोई अगर आप सेलेक्टेड पार्ट अगर आप करना चाहते हैं तब भी ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता फ्लैश ईपी रोम, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो है फ्लैश, यानी कि ये आपका ये फ्लैश ईपी रोम, यानी कि ये भी एक तरीके का जो है आपका रोम का जो है रीड ओनली मेमोरी का ये भी एक आपका जो है ये होता है। और ये भी आपका क्या होता है कि ये भी आपका फुल्ली करता है, क्या करता है, फुल्ली फास्ट कंपेयर टू ईईपी रोम, यानी कि जो है इससे जो है ज्यादा ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है 5, एक और आपकी मेमोरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं मास्क रोम। इसके अंदर का जो भी डाटा है इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो भी आपका जो भी मैन्युफैक्चर जो कंपनियां होती हैं जो इसको बनाती हैं, जो रोम को जो बनाती हैं, जैसे आपको पहले ही पता चल गया ये रीड ओनली मेमोरी होती है। इसके अंदर आप कोई भी आप अलग से खाली आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, लेकिन अलग अलग वेरिएशन है। जैसे आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें एक ही बार होगा, ईपी रोम ये होगा
अल्ट्रावायलेट के थ्रू होगा, टाइम टेकन है, फुल्ली होगा, ईईपीओ में ये इलेक्ट्रिक के द्वारा होगा, फास्ट होगा, और सेलेक्टेड होगा। आपका फ्लैश है, ये फास्ट होता है, ठीक है, और ये भी आपका फुल्ली होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू ये मास्क रूम होता है। इसमें आपको बताया गया है कि जो भी इसके जो प्रोग्राम होते हैं बायोस वगैरह के, तो जो भी आपके इसके जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो भी आपका जो मैन्युफैक्चर होता है, जो भी इसकी कंपनी होती है जो इसको मैन्युफैक्चर करता है, तो मैन्युफैक्चर करने के दौरान इसके अंदर जो है इनबिल्ट जो है कुछ प्री डिफाइंड प्रोग्राम डाल देते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में या उसको एग्जीक्यूट करने में या उसको काम करने में ये आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी हम सेकेंडरी मेमोरी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।